कार्य का प्रमापीकरण। कार्य का प्रमापीकरण का क्या मतलब होता है? तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्रमापीकरण का जो है क्या मतलब होता है, तो हम तब जाके हम जो है कार्य का प्रमापीकरण इसका मतलब हम समझ पाएंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कार्य का प्रमापीकरण, ये हमारा जो है अगली पद्धति का नाम है। तो सबसे पहले तो भाई प्रमापीकरण का मतलब पता होना चाहिए, प्रमापीकरण का मतलब क्या होता है। ठीक है, प्रमापीकरण को इंग्लिश में कहते हैं स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है जी, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कौन करेगा। ठीक है, ये इन सब चीज़ों के आंसर्स को सेट करना क्या कहलाता है? प्रमापीकरण कहलाता है। अब हमें किसका प्रमापीकरण करना है? अब हमें प्रमापीकरण करना है कार्य का। तो कार्य के प्रमापीकरण का मतलब क्या होगा? कार्य के प्रमापीकरण का मतलब ये होगा कि भाई एक श्रमिक एक दिन में क्या काम करेगा, कैसे करेगा, कब करेगा, कौन सा श्रमिक करेगा, इन सब चीज़ों के आंसर्स को सेट करना क्या कहलाता है? इन सब चीज़ों के आंसर्स को सेट करना प्रमापीकरण कहलाता है। प्रमापीकरण का मतलब मैंने बोला कि प्रमापीकरण का जो है स्क्रीन नहीं आ रही बेटा, स्क्रीन तो आ रही है सबको। आप दोबारा आ जाइए एक बारी, नेट इशू हो रहा है इसका। अच्छा, तो प्रमापीकरण का मतलब होता है क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है और कौन करेगा। ये जो है चारों चीज़ें क्या, इन सब चीज़ों के आंसर्स को सेट करना प्रमापीकरण कहलाता है। और हमें किसका प्रमापीकरण करना है? हमें प्रमापीकरण कर रहा है कार्य का। तो कार्य के प्रमापीकरण का मैंने आपको क्या मतलब बोला? कार्य के प्रमापीकरण का मैंने आपको मतलब बोला कि एक श्रमिक एक दिन में क्या काम करेगा, कैसे करेगा, कब करेगा, कौन सा श्रमिक करेगा, कौन सी मशीन, औजार, विधियाँ। ठीक है, ये सारी चीज़ों के आंसर्स को सेट करना क्या कहलाता है? ये सारे इन सब चीज़ों के आंसर्स को सेट करना जो है प्रमापीकरण कहलाता है। बस ये और कुछ नहीं है, ये बहुत सिंपल सा है। अगला जो इसके अंदर पद्धति है उसको हम कहते हैं सरलीकरण। सरलीकरण का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सिंप्लीफिकेशन। अब सिंप्लीफिकेशन का क्या मतलब होता है? सिंप्लीफिकेशन का सीधा सीधा मतलब क्या है कि भाई आपका जो संगठन है, आपका संगठन जो भी उत्पाद, जो भी प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है, तो उसके अंदर जितनी भी अननेसेसरी या अनावश्यक जो भी इसको हम यहाँ लिखेंगे अनावश्यक जो भी प्रोडक्ट आप बनाते हो, ठीक है, उसके अंदर जितना भी अननेसेसरी चीज़ें हैं उसको ख़त्म करके अपने प्रोडक्ट को क्या करिए? अपने प्रोडक्ट को सिंपल से सिंपल बनाने का क्या कीजिए? सिंपल से सिंपल बनाने का जो है प्रयास कीजिए। उस चीज़ को जो है सिंप्लीफिकेशन कहते हैं। तो सरलीकरण का मतलब क्या होता है कि अपने उत्पाद के अंदर से अनावश्यक जो है उसका जो भी आकार है, उसका जो भी वज़न है, उसका जो भी क्या कह सकते हैं प्रकार है, उसका जो भी गुणवत्ता है, जो भी चीज़ें उसके अंदर ज़रूरी नहीं है, अनावश्यक है, अननेसेसरी है, उन सब चीज़ों को क्या करना? उन सब चीज़ों को ख़त्म कर देना और अपने प्रोडक्ट को सिंपल से सिंपल बनाने का प्रयास करना सरलीकरण कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए कि एक संगठन है, ठीक है, एक संगठन क्या करता है? एक संगठन जो है जूते बनाता है, ठीक है, और वो जो जूते बनाता है, मान लीजिए उसके जो जूते हैं उसका जो वज़न है ना वो बहुत ही ज़्यादा है। तो भाई वो संगठन ये देखेगा कि आखिर मेरे जो शूज़ हैं, इन शूज़ के अंदर किस वजह से इसका वज़न जो है वो ज़्यादा हो रहा है, क्या क्या मटेरियल मुझे इसके अंदर से कम करना पड़ेगा जिसकी वजह से इसके अंदर जो वेट है वो ज़्यादा हो रहा है। आप कभी भी देखे हुए जो भी शूज़ वगैरह जो होते हैं, शूज़, चप्पल वगैरह, इनमें जो नंबर होते हैं वो ऐसे होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे नंबर होते हैं इसमें। आपने कभी ऐसे नंबर देखे हैं जूते चप्पल में?
ठीक है, बड़ों की बात कर रहा हूँ, छोटों की बात नहीं कर रहा, उसमें तो ऐसे नंबर होते हैं 40, 44, 60, 80। कभी ऐसे नंबर नहीं, छोटों में भी ना देखे होंगे ना बड़ों में भी। आपने कहीं ऐसा नंबर देखा है 1.2, 1.3? क्या मेरे, आपको बोलो मेरे कौन सा जूता आता है 2.4 का या 2.8 का या 6.5 का या 7.9 का? ऐसा कहीं भी नहीं देखने के लिए मिलेगा। तो शूज़ कंपनी ने क्या करा, जितनी भी फुटवेयर्स होते हैं उन्होंने क्या करा, ये क्या है, ये सब उनके अनावश्यक क्या है, अनावश्यक प्रकार हैं। ठीक है, उन्होंने ऐसे कोई साइज ही नहीं रखे। अबे जो इतना तो एडजस्टमेंट कोई भी कर लेगा। ठीक है, इतना एडजस्टमेंट, इतना इसमें इतना गैप, इतना वो नहीं है फ़र्क कि कोई किसी बंदे के 1.2 आ रहा है और किसी के 1.3 आ रहा है तो ये दोनों बंदे आपस में शूज़ नहीं पहन सकते। पहन सकते हैं। आज का अब 1 नंबर वाला जो है 4 नंबर का जूता पहन लेते हैं, आजकल तो ऐसी इतनी एडजस्टमेंट कर लेते हैं लोग। 2 नंबर वाला 5 का पहनता है, 5 वाला 6 का पहनता है। तो शूज़ कंपनी को, फुटवेयर कंपनी को भी पता है कि भाई ये सब बनाने बेकार है, नंबर होंगे शूज़ के ऐसे 1, 2, 3, 4, 5 इतनी एडजस्टमेंट होती है, थोड़ा बहुत जो भी एडजस्टमेंट करके कर लेगा। तो उन्होंने क्या करा, सारे के सारे अनावश्यक प्रकार ख़त्म कर दिया। अगर उसका वेट ज़्यादा है, उसको देखा कि क्या क्या मटेरियल इसमें से मैं हटाऊं जो इसके वेट को बढ़ा रही है। ठीक है, क्वालिटी को जो है कैसे मैं अच्छे से अच्छा करूं अपने प्रोडक्ट की, उसके ऊपर फोकस कीजिए। अगर आपका जो भी आप शूज़ बना रहे हो उसका जो आकार है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, दिखने में अच्छा नहीं लग रहा, तो आप देखिए उसको कैसे सिंप्लीफाई करें, उसको कैसे हम छोटे से छोटा करें। तो ये सब क्या होता है, ये सब हमने एक एग्जांपल पढ़ा है। लाइक शूज़ बना रही है, वो फुटवेयर बना रही है एक संगठन। इसी तरीके से एक संगठन कुछ भी बना रही हो, अपने प्रोडक्ट को सिंपल से सिंपल करना क्या कहलाता है, सरलीकरण कहलाता है। ऊपर वाला कौन सा था, कार्य का प्रमापीकरण। कार्य का प्रमापीकरण पद्धति क्या कहती है, प्रमापीकरण का मतलब होता है स्टैंडर्ड को सेट करना, क्या कैसे कब कहाँ कौन, और किसका स्टैंडर्ड, कार्य का। अगला है सरलीकरण, और अगला जो है 3 पद्धतियाँ इसके अंदर हमारी रह गई थी। अगला जो है वो है मानसिक क्रांति। मानसिक क्रांति का जो है क्या मतलब होता है, तो मानसिक क्रांति का मतलब क्या है, इसको हम जो है पहले भी पढ़ के आ चुके हैं जब हम वो सिद्धांत पढ़ रहे थे। ठीक है, मानसिक क्रांति, टेलर ने किस चीज़ को मानसिक क्रांति का नाम दिया है ये ज़रा समझेंगे। तो जब हम वहाँ पे सिद्धांत पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हमने बोला है, टेलर क्या कहता है, टेलर ये कहता है कि भाई एक संगठन के अंदर ना, एक संगठन के अंदर जो है दो व्यक्ति हैं। कौन कौन, पहला जो है वो है श्रमिक, और दूसरा जो है एक है श्रमिक वर्ग और एक है स्वामी मालिक। ठीक है, ये दोनों बंदे क्या चाहते हैं, ये दोनों ही बंदे लाभ कमाने के लिए काम करते हैं, लाभ कमाना चाहते हैं। दोनों को चाहिए पैसा ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है जी, तो टेलर ये कहता है कि अगर ये दोनों की जो थिंकिंग क्राइटेरिया है, जो सोचने का तरीका है, अगर वो चेंज हो जाए, अगर ये दोनों एक दूसरे को अपना पूरक समझने लगें, एक दूसरे को अपना कॉम्प्लीमेंट्री अगर समझने लगें, इट मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब कि तुझे मेरी ज़रूरत है और मुझे तेरी ज़रूरत है। अगर दोनों का सोचने का नज़रिया अगर कुछ ऐसा हो जाएगा, तो टेलर का ये मानना है कि श्रमिक वर्ग और स्वामी वर्ग दोनों क्या, लड़ाई झगड़े जो हैं वो दोनों ख़त्म हो जाएंगे, लड़ाई झगड़े संगठन के अंदर कम होंगे, और दोनों ही वर्ग ज़्यादा से ज़्यादा लाभ जो है अर्जित कर पाएंगे। तो टेलर ने इस चीज़ को कि जब श्रमिक वर्ग की थिंकिंग और स्वामी वर्ग की थिंकिंग इस तरीके की हो जाती है कि इसके बिना इसका गुजारा नहीं और इसके बिना इसका गुजारा नहीं, टेलर ने इस चीज़ को मानसिक क्रांति का नाम दिया है कि ये चीज़ मानसिक क्रांति है। तो ये एक संगठन के अंदर हमें इस तरीके का वातावरण बनाना चाहिए कि भाई कैसे भी करके एक संगठन के अंदर हमें इस तरीके का वातावरण बनाना चाहिए कि कैसे भी करके श्रमिक वर्ग और स्वामी वर्ग दोनों एक दूसरे को अपना पूरक समझे। तो ये 3 तरीके की वो हमारी रह गई थी, ये आपको जो है समझना था। अब हमने जो है भाई
हमने टेलर और फ्यूल दोनों के बारे में हमने बहुत ही अच्छे से पढ़ लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट है जो यहाँ पे आपको समझना है। हमें ये समझना है कि जो टेलर है और जो फ्यूल है, टेलर और फ्यूल इन दोनों के विचारों में कितनी सिमिलैरिटी है और कितनी डिसिमिलैरिटी है, मतलब दोनों में क्या क्या समानताएं हैं और दोनों में क्या क्या असमानताएं हैं, इसके रिगार्डिंग हमको जो है पढ़ना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं समानता की। समानता का मतलब हमने टेलर के बारे में इसकी सिद्धांत पढ़े, ठीक है, इसकी पद्धतियाँ पढ़ी, फ्यूल के बारे में इसके सारे सिद्धांत पढ़े। तो हमें ये पढ़ना है कि इन जब हमने दोनों के सिद्धांत दोनों के वो पढ़ ले तो भाई दोनों में सिमिलैरिटी क्या क्या है। तो दोनों में सिमिलैरिटी का क्या मतलब है, सबसे पहली बात तो दोनों में सिमिलैरिटी क्या है, सबसे पहली बात तो यहाँ पे लिखेंगे प्रबंधकीय समस्याओं का समाधान। पहली बात तो दोनों ने जो सिद्धांत दिए हैं वो क्या करते हैं, दोनों ने जो सिद्धांत दिए हैं वो प्रबंधक की समस्याओं को सुलझाते हैं, ठीक है, चाहे वो टेलर ने दिए हों चाहे वो फ्यूल ने दिए हों। दोनों के जो सिद्धांत हैं वो प्रबंधक जितनी भी प्रॉब्लम फेस करते हैं उसका क्या करते हैं, उसका जो है भाई समाधान प्रस्तुत करते हैं कि किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर एक प्रबंधक ये प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो उसका सॉल्यूशन, उसका समाधान जो है ये होगा। दूसरा जो इसके अंदर सिमिलैरिटी है वो क्या है, वो है क्या कहते हैं, व्यवहारिक पक्ष पर बल। इसका क्या मतलब होता है, व्यवहारिक का मतलब होता है प्रैक्टिकली, मतलब कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भाई दोनों के जो सिद्धांत है ना, व्यवहारिक पक्ष पर बल का क्या मतलब है, दोनों के जो सिद्धांत हैं चाहे वो टेलर के हों चाहे वो फ्यूल के हों, दोनों के जो सिद्धांत हैं वो कुछ इस तरीके के हैं जो प्रैक्टिकली अप्लाई हो सकते हैं, मतलब ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है कि ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो केवल काल्पनिक होती है, ठीक है, जो रियल लाइफ में नहीं हो सकती हैं। लेकिन दोनों ने जो सिद्धांत दिए हैं, दोनों पर्सनों के जो सिद्धांत हैं वो ऐसे हैं कि वो प्रैक्टिकली अप्लाई हो सकते हैं। दोनों के सिद्धांतों में कोई भी सिद्धांत ऐसा नहीं है जो केवल थ्योरेटिकल है कि भाई ये रियल लाइफ में अप्लाई नहीं हो सकता। तीसरा जो सिमिलैरिटी है, दोनों के दोनों क्या करते हैं, दोनों के दोनों फोकस करते हैं कि अच्छे औद्योगिक संबंध पे जो है बल देते हैं। अब इसका क्या मतलब होता है, इसका यही मतलब है कि टेलर भी यही कहता है और फ्यूल भी यही कहता है, टेलर भी यही कहता है और फ्यूल भी यही कहता है कि भाई कैसे भी करके श्रमिक वर्ग और स्वामी वर्ग दोनों भाई एक दूसरे को अपना पूरक समझ लें, तभी दोनों के लड़ाई झगड़े जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे और दोनों ही वर्ग अच्छा लाभ जो है अर्जित कर पाएंगे। तो अगर हम बात करते हैं सिमिलैरिटी की, समानता की, तो समानता दोनों में ये देखने के लिए मिलती है तीन। पहली बात क्या है, दोनों ही प्रबंधक जो भी समस्याएं फेस कर रहे हैं उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं उनके सिद्धांत। दोनों के जो सिद्धांत हैं वो ऐसे हैं जो रियल लाइफ में अप्लाई हो सकते हैं, कोई भी सिद्धांत ऐसा नहीं है कि जो कोई थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। तीसरा क्या है, दोनों के दोनों बंदे इस बात पे फोकस करते हैं कि स्वामी और श्रमिक दोनों वर्गों के बीच अच्छे रिलेशनशिप जो हैं वो बिल्डअप हो जाएं। अब हम बात करते हैं इसकी असमानता की। अगर हम बात करते हैं, अब हमें पढ़ना है दोनों के अंदर डिसिमिलैरिटी क्या क्या है। दोनों के अंदर डिसिमिलैरिटी जो है वो क्या क्या है। तो अगर हम डिसिमिलैरिटी, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ज़्यादा आ जाती है डिसिमिलैरिटी। अगर हम यहाँ पे हम लिख लेते हैं टेलर और यहाँ पे हम लिख लेते हैं फ्यूल। देखिए जी, टेलर और फ्यूल दोनों के अंदर क्या क्या
डिसिमिलैरिटी है। सबसे पहली और जो सबसे कॉमन डिसिमिलैरिटी है वो क्या है, वो ये है कि टेलर जो है ना, टेलर जो है आदेश की एकता का पालन, आदेश की एकता का पालन नहीं करता, क्योंकि हमने क्रियात्मक फॉरमैनशिप के अंदर देखा एक श्रमिक 8 कर्मचारी के अंडर में काम कर रहा है, तो टेलर के उसमें आदेश की एकता का उल्लंघन होता है। ठीक है, एक श्रमिक एक ही टाइम पे 8 स्पेशलाइज्ड के अंदर काम कर रहा होता है। लेकिन फ्यूल जो है, फ्यूल जो है वो भाई वो तो कहता है बिना आदेश की एकता के बिना तो कोई काम ही नहीं है। ये क्या है, ये जो है क्या कहते हैं, ये जो है आदेश की एकता करा है। ये जो है, एक मिनट रुकिए ज़रा, ये जो है भाई आदेश की एकता का पालन करता है फ्यूल। यहाँ पे लिख देंगे कि यहाँ तो भाई सख्ती से लागू, आदेश की एकता का पालन, यहाँ पे तो जो है भाई सख्ती से लागू होता है सारे के सारे आदेश की एकता। अच्छा जी, अगर हम बात करते हैं टेलर की, तो टेलर का जो मोस्टली सिद्धांत और जो मोस्टली पद्धतियाँ हैं ना, वो किससे रिलेटेड है, वो जो रिलेटेड है मोस्टली उत्पादन क्रियाओं से संबंधित। हमने मोस्टली जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं, कोई भी पद्धति उठा लीजिए बेटा, उसकी कोई भी पद्धति उठा लीजिए, पहली थी क्रियात्मक फॉरमैनशिप, वो भी उत्पादन से रिलेटेड थी। दूसरा है विभेदात्मक मजदूरी पद्धति, उत्पादन से रिलेटेड थी। और जो 4 स्टडी पढ़ी थी, कार्य विधि, समय अध्ययन, थकान अध्ययन, गति अध्ययन, सारी क्या है कि काम उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा हो, एफिशिएंसी बढ़े वर्कर की, सारी उसके सिद्धांत पद्धतियाँ मोस्टली उत्पादन से संबंधित हैं। लेकिन अगर हम फ्यूल की बात करते हैं तो इसमें इसका जो संबंध है वो उत्पादन क्रियाओं से संबंध है। लेकिन अगर हम फ्यूल की बात करते हैं, फ्यूल के जितने भी सिद्धांत हैं वो उत्पादन से नहीं, वो उच्च स्तरीय प्रबंध से संबंधित हैं। वो किससे संबंधित है, वो जो है उच्च स्तरीय प्रबंध से संबंधित है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे उच्च स्तरीय प्रबंध से संबंधित, ये इससे संबंधित है बेटा। अच्छा, अब हम बात करते हैं क्या कहते हैं, अब हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट के, तीसरी डिसिमिलैरिटी की अगर हम बात करते हैं तो जो टेलर के जो सिद्धांत हैं और जो टेलर की जो पद्धतियां हैं वो जो है किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में ही लागू होती है। यहाँ पे आप लिखेंगे विशेष परिस्थितियों में लागू, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में, किसी स्पेसिफिक सिचुएशन में ही ये लागू होती है। लेकिन अगर हम फ्यूल की बात करते हैं तो ये सार्वभौमिक होते हैं, इसके जितने भी सिद्धांत हैं वो सार्वभौमिक हैं, उन्हें हम हर जगह हर परिस्थिति में हम जो है क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो सार्वभौमिक रूप से लागू होते हैं, इसमें ऐसा कोई नहीं है कि किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में ही लगेंगे, ये इसको हम कहीं पे भी वो कर सकते हैं। इसके अंदर कहते हैं और क्या क्या डिसिमिलैरिटी की बात करते हैं हम, और आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो है क्या कहते हैं, यहाँ पे आप लिखेंगे कि भाई जितनी भी स्टडी हमने पढ़ी थी, यहाँ पे लिख दीजिए क्या नाम था उसका, कार्य विधि, गति अध्ययन, समय अध्ययन, थकान अध्ययन, इन सब अध्ययनों का करके क्या किया जाता है, इन सब चीज़ों की स्टडी करके उत्पादकता बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। उत्पादकता में क्या करना, उत्पादकता में वृद्धि करना। टेलर बात करता है इन सब पे, कैसे भी करके श्रमिक की उत्पादकता किस तरीके से बढ़ेगी, तो वो कहता है भाई ऐसे बढ़ेगी। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कोई ऐसी कोई पद्धतियाँ नहीं है, ये तो थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है। फ्यूल ने तो सिद्धांत दिए हैं ना,
सिद्धांत तो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या कहते हैं, सिद्धांतों का पालन करके, सिद्धांतों का पालन करके क्या किया जाता है, सिद्धांतों का पालन करके संपूर्ण प्रशासन में, मतलब पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन में, पूरे के पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव में क्या लाया जाता है, सुधार लाया जाता है, यहाँ ये किया जाता है। इसके अलावा क्या कहते हैं, यहाँ पे आप लिख देंगे, और अगर आप लिखना चाहते हो डिसिमिलैरिटी इसके अंदर, इसको जो है वैज्ञानिक प्रबंध का नाम दिया गया है, ठीक है। और इसको जो है ये एक सामान्य विचारधारा है, सामान्य विचारधारा, ये जनरल अप्रोच है, ये नॉर्मल है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो ये 5 तरीके की डिसिमिलैरिटी आप जो है टेलर और फ्यूल के अंदर लिख सकते हो, और ये कई बारी जो है एग्ज़ाम के अंदर पूछी गई है, सिमिलैरिटी भी और डिसिमिलैरिटी भी। और अगर हम बात करते हैं, हमने दोनों के पढ़े हैं, ठीक है। बैटर किसके माने जाते हैं, बैटर जो हैं वो फ्यूल के माने जाते हैं, ठीक है। टेलर के भी हमने पढ़े हैं, टेलर के सिद्धांत पढ़े हैं, टेलर की पद्धतियाँ पढ़ ली हैं। तो बैटर कौन सा है, बैटर जो है बेटा वो फ्यूल के माने जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि टेलर ने कुछ नहीं करा, टेलर ने भी बहुत कुछ किया है। टेलर के सिद्धांत, टेलर की पद्धतियाँ, उसका कंट्रीब्यूशन प्रबंध के अंदर जो है वो रहेगा ही रहेगा। तो ये आपका जो है अब यूनिट 2 पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है, ठीक है जी। और अब हम जो है इसका टेस्ट लेंगे। यूनिट 1 भी पूरी आपकी ख़त्म हो चुकी है, जिसमें हमने प्रबंध का मतलब, प्रबंध, समन्वय, उच्च स्तर, मध्य स्तर, निम्न स्तर, ये सब क्या होते हैं, प्रबंध की विशेषताएं, महत्व, ये सब पढ़ा था। वो तो कुछ था ही नहीं उसके अंदर। और फिर यूनिट 2 के अंदर आपने जो पढ़ा है, यूनिट 2 के अंदर आपने पढ़ा है प्रबंध का, प्रबंध के सिद्धांत क्या होते हैं, ठीक है, और किस सिद्धांत के अंदर क्या होता है। तो अब आपका जो है टेस्ट बहुत ही अच्छे तरीके से जो है, भाई ये कोई फिक्स नहीं है एग्ज़ाम में ज़्यादा किसके आते हैं, ज़्यादा चांस तो फ्यूल के ही हैं, लेकिन ऐसा कुछ वो नहीं है, टेलर और फ्यूल दोनों जो हैं इक्वल हैं।